अगर आप गूगल करके इस दुनिया के सबसे हैरत अंगेज स्टोरीज को देखेंगे तो ये कहानी आपके सामने सबसे पहले आएगी जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और जब आप इसे पूरी सुनेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि ये कितना कमाल था। तो आप प्लीज पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और फिर कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे पाऊँ। 8 दिसंबर 1941 के दिन अमेरिका ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हुआ क्योंकि हाल ही में जापानीज आर्मी ने अमेरिका में पर्ल हार्बर हमले को अंजाम दिया था। और जोसेफ बेयरली नाम का ये लड़का उस समय अपने शहर मस्केगन में बने स्कूल में हाई स्कूल स्टूडेंट था। इस स्कूल से उन्होंने स्कॉलरशिप भी ली जिसके थ्रू वो नोटे डेम यूनिवर्सिटी में चले गए। लेकिन 1942 में ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने अपने आगे का कॉलेज पूरा नहीं करने का सोचा क्योंकि उनकी उम्र के लड़के उस समय युद्ध में लड़ने के लिए जा रहे थे। इसलिए उन्होंने भी आर्मी के लिए अप्लाई किया और उन्हें तुरंत उस आर्मी की सबसे खतरनाक द पैराशूट इन्फेंट्री में भर्ती मिल गई। उनकी जल्दी ही बेहद दर्द भरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई जिसमें उनके शरीर को हर जगह से तोड़ा गया और ये ट्रेनिंग उनकी अमेरिका के साथ साथ ब्रिटिश जंप स्कूल में भी की गई। 1943 के आते आते जोसेफ पूरी तरह से ट्रेंड हो चुके थे और उनकी पोस्टिंग अब इंग्लैंड में ही की गई। अपने द्वारा की गई कड़ी मेहनत को अब आजमाने का टाइम था। लेकिन जैसे ही नाजी लोगों ने फ्रांस के ऊपर कब्जा किया, जिसे डी डे के नाम से भी जाना जाता है, वो अभी भी काफी टाइम दूर था। जोसेफ को असल में तो उसी लड़ाई का इंतजार था, लेकिन और इंतजार ना करते हुए उन्होंने ओएसएस में द पैरा ट्रूपर्स की पोजीशन हासिल कर ली। और अब आप पूछेंगे कि ओएसएस क्या होता है, तो अमेरिका में आज के टाइम में CIA है, लेकिन पहले उसे ओएसएस बोला जाता था। इसमें काम करने वाले सैनिक आधी रात को जहाजों में सवार होकर नाजियों द्वारा कब्जाए गए फ्रांस में कूदते थे। लेकिन उनके साथ पैराशूट के अलावा एक और बैग भी टंगा होता था जिसमें बहुत सारा सोना भरा था। और जैसे ही वो जमीन पर लैंड होते उन्हें तुरंत फ्रांस के सैनिकों से मिलना होता और वो गोल्ड उन्हें सौंपना था। और इसके बाद फ्रांस के सैनिक कूदे हुए सभी सैनिकों का अच्छे से ख्याल रखते और उन्हें किसी तरह भी वापस इंग्लैंड पहुंचाते। लेकिन इस पूरे काम में कुछ भी गारंटी नहीं थी क्योंकि ऐसा काम करते हुए बहुत सारे पैराट्रूपर्स नाजी लोगों के हाथों चढ़ गए जिन्हें तुरंत गोली मार दी जाती थी। आसान भाषा में कहूँ तो ये सच में एक खुफिया मिशन था जिसमें शामिल होने वाले लोगों को पहले ही बता दिया जाता था कि तुम पकड़े भी जा सकते हो, तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा और अंत में एक प्यारा सा गिफ्ट तुम्हें मिलेगा जिसे मौत कहते हैं। जोसेफ ने एक बार इस मिशन को सक्सेसफुली पूरा कर लिया और उसे ये इतना पसंद आया कि उसने इसे दोबारा करने का सोचा। दूसरी बार भी उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो सफल रहा। लेकिन ये दोनों मिशन पूरे करने के बाद 6 जून का दिन आया जिसे डी डे के नाम से भी जाना जाता है। और जोसेफ और उसके साथियों को यह बता दिया गया कि 5 जून की रात को ही तुम सबको फ्रांस में कूदा दिया जाएगा और तुम्हें कूदते ही वहां मौजूद बड़े बड़े ब्रिजेस को तोड़ना है और हर जगह की पावर सप्लाई को भी कट कर देना है। ये सब बहुत जल्दी करना था क्योंकि सुबह होते ही पूरे फ्रांस पर नाजियों का कब्जा होने वाला था। 5 जून की रात को ही ये सभी जहाज इंग्लैंड से उड़े, लेकिन जब वो फ्रांस के ऊपर पहुंचे तभी हिटलर के जहाजों ने इन्हें घेर लिया और इनमें आग लगा दी। अब क्योंकि जोसेफ का जहाज भी बहुत तेज गति से नीचे गिर रहा था तो जोसेफ ने देखा कि अब जमीन ज्यादा दूर नहीं है और उन्होंने लगभग 400 फीट की ऊंचाई से अपने जहाज से छलांग लगा दी। किस्मत से वो इस छलांग में सफल रहे क्योंकि उनका पैराशूट सही समय पर खुल गया था। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो सीधा एक चर्च के ऊपर जाकर लैंड हुए और उनके बिल्कुल पीछे एक नाजी स्नाइपर आसपास गिरने वाले सभी पैराट्रूपर्स के ऊपर फायरिंग कर उन्हें मार रहा था। और जब इस स्नाइपर ने जोसेफ को चर्च की छत पर देखा तो उसने तुरंत जोसेफ पर भी गोलियां चलानी शुरू कर दी। लेकिन जिगजैग पैटर्न में भागते हुए जोसेफ उस छत से कूदा और वहां से गायब हो गया। नीचे उतरते ही उसने अपनी M1 कार्बाइन राइफल में मैगजीन लगाई और अकेला ही सभी नाजियों से भिड़ पड़ा। और उसका ये काम इतना बहादुरी भरा था कि आज भी उस चर्च पर जोसेफ के नाम का स्टोन कुछ ऐसे लगा हुआ है। बिल्कुल अकेला जोसेफ, जिसे कोई आइडिया नहीं था कि उसके बाकी के साथी कहाँ हैं और अगर है तो जिंदा है भी या नहीं। बावजूद इसके वो अकेला खड़ा हुआ और फिर से जिगजैग पैटर्न में भागते हुए वो शहर के सबसे बड़े पावर स्टेशन तक जा पहुंचा। और वहां पहुंचते ही उसने तुरंत थर्माइट से पूरे पावर स्टेशन को ही उड़ा डाला। इसके बाद भी वो अलग अलग इमारतों में घुसता हुआ अपने सामने आने वाले हर नाजी को मारता चला गया। उसने देखा कि एक कमरे में बहुत सारे नाजी लोग अपना असला बारूद संभाल रहे हैं तो उसने उसी कमरे में अपना ग्रेनेड भी गिरा दिया। यहीं से भागते हुए वो शहर के सबसे मुख्य ब्रिज तक जा पहुंचा और यहाँ पहुंचते ही उसे समझ आ गया कि अगर उसने इस ब्रिज को उड़ा डाला तो कोई भी नाजी अब इस शहर में तो नहीं घुस पाएगा। लेकिन जैसे ही वो रेंगते हुए उस ब्रिज के कोने पर गया तभी उसका पैर फिसला और वो सीधा एक नाजी मशीन गन के ऊपर जा गिरा। और जैसे ही उसने अपना मुंह घुमाकर पीछे देखा तो बहुत सारे नाजी लोग उसके ऊपर अपनी स्नाइपर्स और मशीन गन ताने खड़े हुए थे और वहीं जोसेफ ने सरेंडर कर दिया। तुरंत जोसेफ को पकड़कर सड़कों पर घुमाते हुए फ्रांस में मौजूद एक POW यानी कि प्रिजनर ऑफ वॉर होल्डिंग एरिया तक ले जाया गया और वहां पर भी उसे मृत्यु दंड ही दिया
जाना था। लेकिन जैसे ही ये पूरा काफिला पीओडब्ल्यू एरिया तक पहुंचा और तभी बहुत सारे जहाजों के फटने के धमाके हुए और बड़े बड़े आग के गोले आसपास देखे जा रहे थे। जोसेफ को नहीं पता था कि ये सब नुकसान जर्मनी का हो रहा है या फिर अमेरिका का, लेकिन ये चाहे जो भी हो पर इसमें जर्मन्स और अमेरिकन्स दोनों ही मारे जा रहे थे। सभी लोग वो नजारा देख रहे थे। तभी जोसेफ को यहाँ से भागने का अच्छा मौका मिला और वो बेइंतहा दर्द में था, लेकिन फिर भी अपना पूरा जोर लगाकर वो वहां से भागा और पूरे 12 घंटों तक वो नाजी लोगों की नाक के नीचे छुपा रहा। लेकिन 12 घंटों बाद उसे फिर से पकड़ लिया गया और अब की बार नाजी लोगों ने उसे एक जेल नुमा ट्रक में डाल दिया और ताला लगा दिया ताकि अब वो यहाँ से भाग ना सके। सभी का यही फैसला था कि जोसेफ को सेंट लो लेकर जाएंगे और वहीं तय किया जाएगा कि उसके साथ क्या करना है। लेकिन यहाँ भी जोसेफ की किस्मत कितनी अच्छी थी, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आसमान से एक जलते हुए जहाज का हिस्सा सीधा उसी ट्रक पर आकर गिरा जिसमें जोसेफ बंद था और उस हिस्से की गिरने की वजह से उस जेल के जाल में एक बड़ा सा छेद बन गया और इस छेद से जोसेफ आसानी से बाहर निकल सकता था। वो वहां से भागा भी, लेकिन एक बार फिर से उसे पकड़ लिया गया। उसे पकड़कर नाजी फाइनली सेंट लो तक पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचते ही अमेरिकी सेना ने इस पूरे शहर पर पूरी रात बम गिराने का प्लान बनाया हुआ था और ऐसा ही एक बम जोसेफ के बिल्कुल बराबर में आकर गिरा, लेकिन फिर भी जोसेफ किसी तरह बच गया। अब तक की कहानी सुनकर आपको भी शायद लग रहा होगा कि उसे नाजी लोग कम बल्कि उसके साथी ही बार बार मारने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, अगले आने वाले कुछ दिनों तक जोसेफ से दिन के 20 से 22 घंटों तक पूछताछ की गई, लेकिन जोसेफ ने 3rd डिग्री टॉर्चर झेलने के बाद भी अपना मुंह नहीं खोला। नाजी लोगों ने उसे इतना मारा कि अब जोसेफ एक जिंदा लाश बन चुका था और उसे अधमरी हालातों में हॉस्पिटल पहुंचाया गया। आने वाले अगले 3 महीनों तक जोसेफ को 4-4 दिनों तक भूखा रखा गया, उसे मारा पीटा गया और हॉस्पिटल से निकालकर उसे अलग अलग पीओडब्ल्यू कैंप्स तक पहुंचाया गया। उसे पूरा दिन और रात मजदूरी करवाई जाती और रात को उसे ऐसे एरिया में रखा जाता जहां बॉम्ब अमेरिका गिरा रहा था। एक समय पर आकर उसे एक ऐसे ही कमरे में बंद कर दिया गया जहां पर 50 कैदी पहले से बंद थे और उस कमरे में पैर रखने तक की भी जगह नहीं थी और इसी कमरे पर भी अमेरिकी जहाज से एक बॉम्ब गिरा। जोसेफ इस हादसे में भी बच गया। सितंबर 1944 में जोसेफ को एक रशियन पीओडब्ल्यू कैंप में भेज दिया गया जो कि पोलैंड में मौजूद था। यहाँ पर तकरीबन 12,000 लोगों को पहले से बंदी बनाकर रखा गया था और यहाँ पहुंचते ही जोसेफ ने अपने भागने का प्लान बनाया। 2 महीनों बाद एक जमा देने वाली ठंडी रात में जोसेफ और 3 अलग अलग अमेरिकन पीओडब्ल्यू साथी किसी तरह उस कैंप के चारों ओर लगी कटीली दीवारों को काटने में कामयाब हो गए और एक ऊंची दीवार से भी वो कूद गए और वहां से निकलते ही उन्हें पता लगा कि अब उन्हें सीधा साउथ की तरफ बढ़ना है। तभी उनके रास्ते में एक रेलवे स्टेशन आया और वो वहां पर रुककर गाड़ी का इंतजार करने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि वो ट्रेन में सवार होकर पोलैंड पहुंच जाएंगे जहां पर सोवियत रेड आर्मी से उन्हें मदद मिल जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से वो गलत ट्रेन में चढ़ गए और वो ट्रेन सीधा बर्लिन जाकर रुकी और बर्लिन ही नाजी लोगों की तब की राजधानी हुआ करती थी। मैं आपको एक फैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड बता देता हूँ और वो ये कि बहुत से जर्मनी लोग उस समय हिटलर से नफरत भी करते थे और ऐसे ही लोगों ने जर्मनी के अलग अलग हिस्सों में नाजी की दुश्मनी सेनाओं के लिए अंडरग्राउंड कैंप्स बना रखे थे जहां पर वो आराम से छुप सकते थे। और जैसे ही जोसेफ और 3 अलग अलग पीओडब्ल्यू बर्लिन पहुंचे तो उन्हें तुरंत ऐसे ही एक कैंप के लोगों द्वारा खींच लिया गया और वो लोग जोसेफ और उसके साथियों को इनकी जेल वाली ड्रेस से पहचान चुके थे। लेकिन यहाँ पर भी वो लोग सिर्फ 1 हफ्ता ही छिप पाए क्योंकि 1 हफ्ते बाद नाजी सीक्रेट पुलिस, जिसे उस समय गेस्टापो के नाम से जाना जाता था, उन्होंने भी ये ठिकाना ढूंढ लिया और तुरंत वहां पर सभी बंदियों को कैद कर लिया। लेकिन शुरुआती 10 दिनों में ही जोसेफ और उसके साथियों को यह समझ आ चुका था कि ये पुलिस किसी काम की नहीं है क्योंकि ये पुलिस भी उसी तरह इनको टॉर्चर कर रही थी जिसे ये सभी पहले झेल चुके थे। मार खाकर जोसेफ और उसके साथी बेहोश हो जाते और जैसे ही होश में आते उनके साथ फिर से मार पिटाई शुरू हो जाती। 10 दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और उसके बाद गेस्टापो ने इन सभी बंदियों को जर्मनी आर्मी के हाथों सौंप दिया। तब जर्मनी आर्मी ने इन सभी को स्टेलाग्लोफ्ट 3rd जेल में बंद कर दिया और जेल के अंदर घुसते ही जोसेफ को सबसे पहली सजा मिली थी कि उसे आने वाले 30 दिनों तक 4 गुना 5 फीट के लकड़ी के डब्बे में रहना है। वो इतना छोटा था कि उसमें आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता था। किस्मत से जोसेफ ने उस डब्बे में सिर्फ 7 दिन ही बिताए क्योंकि जिनेवा से आए कुछ रेड क्रॉस के लोग इस जेल में पहुंचे और उन्होंने कैदियों को इस तरह से रखने पर गुस्सा दिखाया और कुछ ऐसे सभी कैदी उन छोटे छोटे डब्बों से बाहर आ गए और जैसे ही वो डब्बे से बाहर आए उसने तुरंत जेल से भागने की तैयारी कर ली और एक अच्छी सी रात देखकर जोसेफ और उसके 3 अमेरिकी साथियों ने मिलकर इस जेल की पहली दीवार को पार कर लिया। लेकिन दूसरी दीवार कूदते हुए नाजियों ने उन्हें देख लिया और अंधाधुंध उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और इसी गोलीबारी में जोसेफ के 3 साथी मौके पर ही मारे गए। लेकिन जोसेफ फिर भी बच गया। लेकिन तभी जोसेफ ने
देखा कि बहुत सारे कुत्ते उसकी ओर ही भागे आ रहे हैं, जिन्हें नाजी लोगों द्वारा ही भेजा गया था। अब जरा ये सोचकर देखिए, सोवियत जैसे देश में जनवरी की रात में आपके पीछे सरकारी कुत्ते पड़ जाएं तो आप क्या करेंगे? क्या आप एक जमी हुई झील को तोड़कर उसके अंदर छिपेंगे? तो आपका जवाब बेशक ना होगा, लेकिन जोसेफ ने ऐसा ही किया और उसी झील में कपकपाते हुए 2 मील तक तैरकर सीधा जंगल में भाग निकला और किसी तरह वो सोवियत लाइंस तक जा पहुंचा और वहां उनको बटालियन कमांडर अलेक्जेंड्रा सेमसेंको मिली और यही एकमात्र महिला थी पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में जिसे टैंक चलाना आता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि जोसेफ को रशियन बोलनी नहीं आती थी और उनको इंग्लिश समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी जोसेफ ने उनको किसी तरह उनकी यूनिट में शामिल करने के लिए मना लिया। उसे वहां से हथियार मिले और उसे समझाया कि उनका अगला काम क्या है और अगला टारगेट था उसी POW कैंप को आजाद करवाना जहां से जोसेफ अभी अभी भाग कर आया था। वो सभी उसी POW कैंप तक पहुंचे और वहां बम गिरा दिए। धूल छटने के बाद जोसेफ सबसे पहले इसी POW कैंप के डाटा रूम में गए जहां उसकी एकमात्र POW फोटो रखी हुई थी और उसने वहां से वो चुरा ली। इस फोटो को तब खींचा गया था जब उसे सबसे पहले दिन नाजियों द्वारा पकड़ा गया था। आने वाले कुछ महीनों तक जोसेफ सोवियत आर्मी के साथ ईस्टर्न फ्रंट पर लड़ाई करते रहे, लेकिन नाजियों का एक बॉम्ब उसी टैंक पर आकर गिरा जिसे जोसेफ चला रहे थे, जिसमें वो घायल हो गए और उसे एक रशियन हॉस्पिटल पहुंचाया गया और यहाँ उनसे गियोर्गी ज़ुकोव मिलने आए, जो कि पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे महत्वपूर्ण सोवियत कमांडर थे। उन्होंने वहां जोसेफ की पूरी कहानी सुनी और वहां से उन्होंने जोसेफ को फिर से वो सारे कागजात थमाए जिसे दिखाकर वो रशिया से वापस अमेरिका जा सकते थे। और फाइनली फरवरी 1945 में जोसेफ को मॉस्को की US एम्बेसी में भेजा गया, लेकिन बदकिस्मती से पूरे 1 साल बाद जब वो फाइनली अमेरिकी अधिकारियों से मिला तो किसी ने भी उसकी कहानी पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने बताया कि जोसेफ बायरली तो रिकॉर्ड्स के हिसाब से 10 जून 1944 के दिन ही बॉम्बिंग एक्शन में मारा जा चुका था। उनका तो अंतिम संस्कार भी उनके घर के पास वाले चर्च में किया जा चुका है, लेकिन बार बार अपनी घटनाएं बताने के बाद भी कोई जोसेफ पर यकीन नहीं कर रहा था। उन सभी को डर लग रहा था कि शायद ये कोई नकली जोसेफ था जिसे जासूस बनाकर जर्मन्स द्वारा ही भेजा गया था। फिर एम्बेसी वालों ने जोसेफ को ओडेसा भेजा जहां उसकी पूरी जांच की जानी थी, लेकिन ओडेसा की भी यही दिक्कत थी कि वो जोसेफ की बातों पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे और उन्होंने जोसेफ को उठाकर इजिप्ट भेज दिया और इजिप्ट में भी यही दिक्कत थी कि उसकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया और फिर उन्हें इटली भेजा गया जहां फाइनली जोसेफ के फिंगरप्रिंट्स के साथ ये वेरीफाई हुआ कि हाँ यही असली जोसेफ था। और फिर आया 11 अप्रैल 1945 का दिन जब जोसेफ को फाइनली अमेरिका भेजा गया जहां जाकर वो अपने परिवार से मिला, लेकिन अब उसका परिवार भी उसकी कहानी पर विश्वास नहीं कर पा रहा था क्योंकि उन्हें तो बताया गया था कि उनका लड़का 1 साल पहले ही मर चुका है। खैर अब सब मान गए थे और 1 साल बाद जोसेफ की शादी उसी चर्च में की गई जहां 2 सालों पहले उसका अंतिम संस्कार किया जा चुका था। इसके बाद जोसेफ को कई पदों से सम्मानित किया गया और सन 2004 में 81 साल की उम्र में जोसेफ की मौत हो गई। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट आन्या AKA लेट्स रॉक को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में वो भी बता दें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।